अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आप सबको मेरी तरफ से, सलीम बुखारी शो की टीम की तरफ से और पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। ईद उल अज़हा एक्चुअली तो मेनली तो इसार और कुर्बानी का दिन होता है, मगर इसके साथ साथ अपनों के साथ मिल बैठने का, प्यार भरे मोहब्बत भरे लम्हात बांटने का दिन भी है। तो आज के अपने इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम कोशिश करेंगे कि आपके इस खुशियों भरे दिन में कुछ मजीद रंग भर दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट। आज मेरे शो पे दो गेस्ट मौजूद होंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट हमारे मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपनी उर्दू जर्नलिज्म के अंदर अपना एक नुमाया मुकाम रखते हैं और अपनी खिदमात के वजह तमगा इम्तियाज़ और हिलाले इम्तियाज़ उनको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। इसके साथ साथ चीफ एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के और बहुत सारे टीवी शोज़ के अंदर भी आपको नजर आते हैं, नन अदर देन मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक सर। और हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ आपको इस शो के अंदर नजर आते हैं बतौर एनालिस्ट, लेकिन आज वो हमारे इस शो में आपके साथ ईद के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं और सहाफ़त के साथ उनका तकरीबन निस्फ सदी का ताल्लुक है और अपनी खिदमात के इवज़ उनको भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज़ दिया गया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर, आपको भी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इससे पहले कि आप आगे चलें जी, मैं शामी साहब के बारे में दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो यह कि मैं वैसे तो कंटेम्प्रेरी हूँ उम्र के एतबार से भी, प्रोफेशन के एतबार से भी, लेकिन मैंने हर जगह हर फोरम पर यह कहा है कि इनका दर्जा मेरे उस्ताद का है और हमने इनसे ही जर्नल सीखी है। ये मैं बगैर किसी एलिमेंट ऑफ कंट्राडिक्शन के कह रहा हूँ एंड आई बिलीव इन इट। मैंने कहा ये मैं उल्टे बात बरेली को मैं ईमानदारी हम तो जनाब एक तालिब इल्म के तौर पर आपको सुनते हैं, यही तो आपकी आपको अज़मत है पढ़ते हैं, आपसे सीखते हैं सर। ये आपकी अज़मत है ये, और इसके सिवा आप सलीम भी हैं और बुखारी भी। थैंक यू सर, मेरे लिए एहसास है आपके अल्फाज सर, थैंक यू सो मच। जी सर, आगाज़ करूंगी सर आपसे। सर, ईद का दिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से, ईद का दिन तो वैसे बहुत बिजी होता है, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ईद का दिन किस तरह से मनाते हैं, स्पेशली ईद कुर्बान के हवाले से? क्या मतलब जानवर खुद खरीदने जाते हैं, फिर मतलब कितना टाइम लगता है पहले से ही मंडियों में जाना? कुछ लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं, तो किस तरह से ईद मनाते हैं आप? देखिए, अब तो ये सारे काम हमारे बच्चे करते हैं, हाँ ठीक है ना, वही जानवर खरीदते हैं। बल्कि हमारे दोस्त हैं जाकिर नसीम साहब, वो तो अमेरिका में होते हैं लेकिन देपालपुर के एक बड़े ज़मींदार हैं, तो वो हमारे तो बकरे भी और गाय भी वो मेरा ख्याल कोई 7-8 महीने पहले ही ख़रीद लेते हैं जी। और फिर उनके वो खेतों में वो चरते चुगते हैं और ईद के मौके पर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, तो बस इस तरह से उनकी कुर्बानी हो जाती है। मतलब आप तो इन एसेंस ईद उल अज़हा मना रहे हैं, यानी कि यही बात है कि आप खुद से पालें, उसको पालें पोसें, ताकि आप अपनी एक प्यारी चीज़ जो है उसको कुर्बान करें अल्लाह की राह में। आज ही तो अब बस फिर ईद का तो दिन जो है ना, असल में ईद का दिन शुरू होता है यानी अपने वालिदा से मुलाकात होती है पहले तो, क्या बात, जो कि महवे आराम है एक यहीं कब्रिस्तान में करीबी न्यू गार्डन टाउन के, तो उनसे मिलने जाते हैं हम और फिर उनसे मुलाकात होती है, तो फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे अजीज़ों से मिलते हैं, कसाइयों से मिलते हैं। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, आप किस तरह से ईद मनाते हैं? और फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया है कि उन्होंने जो है वो कसाइयों से मिलते हैं। ईद का पहला दिन तो यहाँ कसाई से मिल के ही आ रहे होंगे प्रॉबेबली, तो किस तरह से आप जो है वो क्या खुद को भी कुर्बानी किया है या आप भी कसाइयों के पीछे भागते हैं? देखिए, वो हम चूंकि एक ही इरा के लोग हैं तो हमारी बहुत सारी जो रोज़मर्रा की बातें हैं वो एक सी होंगी, कोई शुबा नहीं इसके बारे में। मैंने भी बच्चों के ऊपर ये काम बहुत अरसे से छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि चूँकि सारे प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, इनके भी बच्चे बहुत प्रोफेशनल हैं, कुछ बाहर हैं, तो वही चूज़ करते हैं जानवर। हमें तो सिर्फ उन्होंने ये बताना होता है कि इतने पैसे डैडी आप भेज दें। एक तो दूसरी बात यह है कि यकीनन जानवर तलाश करने से ज़्यादा मुश्किल हो गया कसाई तलाश करना। ये बात इसके पीछे भागना बिल्कुल ऐसे जैसे जवानी में हम लोग जो हैं महबूब के पीछे हैविंग सेड दैट, और अब तो भागा नहीं जाता ना। हाँ जी, सही, अब तो हाँफते होंगे अब तो लेकिन वो कहते हैं ना श्रेष्ठ में है ना, चूंकि तो बाज तो नहीं आता। दूसरी बात ये कि ये भी रिचुअल है कि वो लोग जो पुरानी वजह के हैं, जिन्हें बुजुर्गों का एहतराम है, सबसे पहला काम नमाज के बाद ये होता है कि रुख करते हैं कब्रिस्तान का,
वहाँ जाके अपने हमें बुजुर्गों ने बताया इंतज़ार करते हैं वो कि आप आके हाज़िरी दें उनके। जी। तो वो यहाँ हमारे चूँकि बैक ऑफ द माइंड है, लिहाजा सब कुछ भूल सकते हैं, ये नहीं भूल सकते हैं। जी बिल्कुल। मुजीबर रहमान शामी साहब, आप किस तरह से ईद मनाते हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं जो ईद के दिन सारी फेस्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, नमाज पढ़ी कसाई के साथ, फिर गोश्त बनाया, सारा मतलब थ्रू आउट द डे एंजॉय करते हैं, और कुछ होते हैं जो आराम से छुट्टी गनीमत जान के नींद पूरी करते हैं। देखें, अब फॉर्चुनेटली हमारा जो कसाई है ना, हाँ जी, वो भी कई साल से एक ही है। अच्छा। तो एक यानी वो मुकर्रा मामला है, उसने वक्त मुकर्रा पे आना है और जानवर ज़िबा करने हैं। ठीक तो है। इसलिए हमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात यह कि अब ये सारी चीज़ें को बुजुर्ग होने का फ़ायदा भी तो होता है ना, यानी अब तो अब बच्चे करते हैं ये सारी चीज़ें, अब ये सारे काम बच्चे ने करने हैं और हमने तो बैठ के सुपरवाइज करना है। बल्कि वो ऐसा है कि फिर जिसने हमें मिलना है वही हमसे ईद मिलने के लिए आना। हाँ। तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फुर्सत भी नहीं होती। मेहमान इस रफ्तार से आ रहे होते, मैंने तो खुद देखा हुआ है ना। और जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ईद की रवायत ये है कि छोटे जाते हैं बड़ों से मिलने। अब हम छोटे ही रह गए, अब तो बड़े तो हमारे से अब रुखसत हो गए दुनिया से। बिल्कुल। शामी साहब, आप बहुत सारे सियासतदानों के साथ मेल मिलाप भी होता होगा, ईदों पर भी आना जाना जिस तरह बता रहे हैं, तो मिलना मिलाना तो होता होगा। क्या लगता है कि सहाफ़ियों की ईद ज़्यादा मज़ेदार होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, या सियासतदानों की? ये तो यानी कोई मेरे ख्याल कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हाँ। कई सहाफ़ी जो हैं वो भी उनकी बड़ी ईद पुरौनक होती है, और सियासतदान जो हैं वो भी, सियासतदान तो ऐसा करते हैं ना, अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। हाँ। यानी और फिर वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लोगों के साथ ईद मनाते हैं। और बाहर जो लाहौर के रहने वाले हैं, अब जाहिर है कि वो ईद में अपनी जगह मसरूफ़ होते हैं, हम अपनी जगह मसरूफ़ होते हैं, तो सियासतदानों से मिलने का कोई ख़ास मौका नहीं होता। लेकिन कोई ख़ास एहतमाम हमने कभी नहीं किया कि फ़लाँ सियासतदान से मिलना है। अच्छा। बल्कि ये तो मैं आपको बताऊँ कि जनरल ज़ियाउल हक में एक खसूसियत ये थी कि वो जो भी उनके अखबार नवीसन से शनासा थे उनके, तो उनको वो ईद मुबारक का टेलीफोन करते थे। ठीक है। और एक फिर नवाज शरीफ साहब भी उन्होंने ये रवायत कायम रखी कि वो भी ईद मुबारक का फ़ोन करते थे। तो अब तो जहाँ सारी रवायात जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो शामी साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। सियासतदानों की ईद भी सियासी होती है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपने हलकों में चले जाते हैं, तो वो अपने हलकों के नाज़मों से, अपने चेयरमैनों से, अपने सियासी वर्करों से, उन जो सहाफ़ी की ईद है वो फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ है। जो भी इनके घर जाएंगे या मेरे घर आएंगे, वो अपने साथ फैमिली लेके आएंगे। वही छोटे बड़े वाली बात के छोटे ने बड़े के पास जाना है। तो ये अभी हेल्दी रवायत मौजूद है। शामी साहब को उस ईद वाले दिन बस सांस लेना जो कहते हैं ना मुश्किल हो जाता है, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो ये ईद मेरे ख्याल से पिछली रवायत के करीब तरीन है साफियों की। हाँ बिल्कुल। आपके लिए भी तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर ईद पर आप इधर ही मौजूद होते हैं, ईद के शोज हो रहे होते हैं, हम भी इधर होते हैं, तो हमें तो ईद वाले दिन भी बुखारी साहब छुट्टी नहीं मिलती। तो आप कैसे ईद मनाते हैं? क्या शेर है ना कि मकतबे इश्क को हमने निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, हमने मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने समझ किया। तो ये तो मामला है ना फिर। मगर ये है कि बाद हमारे अखबार नवीस भाई ऐसे हैं जो रिपोर्ट करते हैं, वो फिर रिपोर्टर्स जो हैं वो तो फिर बेचारे उनको तो फिरना पड़ता है, हाँ। मस्जिदों में भी जाना पड़ता है और ऐवानों में भी जाना पड़ता है, कोई ताक़ुब भी करना पड़ता है। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए तो ईद जो है वो रूटीन है, रूटीन की कार्रवाई है। शामी साहब, मुझे ये बताएं कि घर में एडिटर ज्यादा तगड़ा होता है या बेगम? नहीं, बेगम तगड़ी होती है, देखे ना, और तगड़ी यानी हमने तो नस्ल दर नस्ल यही देखा। हाँ जी। घर की हुकूमत जो है वो बेगम के पास है। हाँ। बस ठीक है। बुखारी साहब, ये मैं आपसे भी सवाल है कि हम तो दफ्तर में बहुत डरते हैं, आप एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो मैंने देखा है कि दफ्तर में क्या सूरत हाल होती है, तो घर में भी यही है? पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना कि मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ, जो उनका वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि घर की तहजीब, घर का कल्चर जिसे लोगों ने देख के अडॉप्ट करना तो खैर बहुत बड़ी बात है, कोई करे, ये अप्रिशिएट करना है या ये खुश होना है कि यार कितना अच्छा घर है, वो उसका क्रेडिट सारा बेगम को ही जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, हम आपके घर आए थे, ठीक है, तार डिनर पे, लेकिन
तब ऐसा नहीं लग रहा था देख के कि घर में भी ऐसे लग रहा था कि एडिटर आप ही हैं। मैंने उनसे मिन्नत की थी कि मेरे लोग एक दिन टीम के जरा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है। शामी साहब, अगर आप सहाफी ना होते तो क्या होते? फिर मैं वकील होता। अच्छा। ये जो मेरा दूसरा प्रोफेशन था वो वकालत। फिर मैं तो अव्वलन तो मैंने बचपन से मुझे शौक तक मैंने सहाफ़ी बनना है। अगर ना बन सका तो फिर वकील बन जाएंगे। हाँ ठीक है। बुखारी साहब, आप तो ऑलरेडी वकील हैं। करीब मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मुमासलत आपको मिलेगी। मैंने अंजुमन हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज से 1967-68 के सेशन में MBS LLB किया हुआ है जी। लेकिन वो पैशन जो था वो वकालत नहीं था, इसलिए हम भी वहीं पहुंचे जहाँ का खमीर। बुखारी साहब, अगर सहाफी भी ना होते, वकील भी ना होते तो आप क्या होते? बकौल मेरे वालिद बुजुर्गवार के मैं बहुत बड़ा एक्टर होता। वो कहते थे माशाल्लाह कि ये एक्टर है। ठीक है बुखारी साहब, आपने इतनी मजे की बात की है तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से डिस्कशन हमारी सारी जो है वो जारी है। आपके साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें जो है वो जारी है, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईद का दिन है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ प्यारी प्यारी बातें हो रही है। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर आप पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं, सारे तकरीबन जितने भी कंटेम्प्रेरी वज़ीर आज़म रहे हैं उनके दौर को आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, अगर आप वज़ीर आज़म होते तो क्या सबसे पहला काम करते? ये तो मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि मैं वज़ीर आज़म होता। हाँ जी। आज आप कुछ देर के लिए गौर करना। ये तो ऐसा ही होता जैसे मैं आपकी जगह होता या आप जैसा होता तो फिर क्या करता। नहीं, कोई एक प्रॉब्लम ऐसा होगा ना पाकिस्तान का जिसको आपको लगे कि यार ये एक्शन लिया जाए तो बहुत सारे सबसे पहला काम मैं अगर करता वो तालीम है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा वसाइल जो है वो तालीम पे खर्च करता। ठीक है। और कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना होता और एक निसाब होता पूरे मुल्क में और सब लोग एक ही निसाब पढ़ रहे होते। एक ही सिस्टम के सिंगल नेशनल करिकुलम होता। बिल्कुल। बुखारी साहब, अगर आपको ईद का दिन है, शॉपिंग तो करानी पड़ती है, यूजुअली तो जाते हैं। मैंने आपको उस सवाल का जवाब देना है, फिर आगे बिल्कुल। अगर ये वज़ीर आज़म बनते, ये कायदे इख्तियार बनाना चाहती हैं इनको। मैं अगर बनता तो शामी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेबल कोट है। हाँ। मैं जब मुस्लिम में था तो हम उसका मास्टर प्लान कर रहे थे, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, द प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। ये आज तक कोटेबल कोट है। उसी के हवाले से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये जो जर्नलिज्म को अब्यूज़ किया जाता है ना, उसके ऊपर शामी साहब का एक उतना ही इम्पोर्टेंट कोट है कि बोलने की इजाज़त है, भौंकने की नहीं है। यानी अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो तहजीब का दायरा ना छोड़ें। हाँ जी। मेरे ख्याल से इससे बड़ी एडवाइस आने वाली नस्लों को नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक हो अब गया। आप मुझसे अच्छा सवाल करने अब आपने कि अगर आप वज़ीर आज़म होते हैं तो बताइए नहीं आपने। और तो मैं सबसे पहले भौंकना बंद कर देता। ठीक है शामी साहब, अब आपके साथ ना मैं कुछ रैपिड फायर के सवाल करूंगी, मैं क्विकली क्वेश्चंस करूंगी, आपने फौरन उनके जवाब देने हैं। ठीक है। आपका इनमें से सबसे पसंदीदा खाना क्या है, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। ओके। हलीम या निहारी? हलीम। ओके। नान चने या हलवा पूड़ी नाश्ते में? हलवा पूरी। ओके। करेले कीमा या पालक गोश्त? करेले कीमा। ठीक है। दाल चावल या सब्जी? दाल चावल। सादे खाने पसंद है शामी साहब को, बर्गर या पिज्जा? ना बर्गर ना पिज्जा। ठीक है। सादा खुराक, हेल्दी खुराक। ठीक है। ये सवाल तो मुझसे आप पूछे ना, क्योंकि जवाब सारे मिलते हैं। शामी साहब, मीठे में क्या पसंद है, खीर या शीर खुरमा? नहीं, खीर खुरमा भी एक बड़ी खासे की चीज़ है। हाँ। और खीर भी दायर है, बड़ी मज़ेदार है। हाँ, ये तो मेरी टफ जो हो गया। अहलिया हैं वो तो खीर खुरमा जो है उन पे बनाना ख़त्म है। और तो हमारे घर तो लोग दूर दूर से आते हैं कि वो खीर खुरमा खाना है हमने। ठीक है, किसी दिन शामी साहब हम भी आ जाइए हाजिर होंगे। हाँ जी। इनके यहाँ तो लंगर है, कभी इनकार है ही नहीं। खीर खुरमा जो है वो तो कमाल चीज़ है। ठीक है। बुखारी साहब, आप बताएं मुझे फटाफट से, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। ओके। हलीम या निहारी? हलीम। ठीक है। नान चने या हलवा पूड़ी? नान चने। ठीक है। करेले कीमा या पालक गोश्त? करेले कीमा। दाल चावल या सब्जी? दाल चावल। दाल तो आपने खिलानी भी है बुखारी साहब, बना के दाल गोश्त काफी देर से कहा था ना, जवाब जो है वो अक्सर मिलते होंगे। हाँ, वो वादा रहता है आपने में खिलानी है। बिल्कुल। बुखारी साहब, बर्गर या पिज्जा? अगर मजबूरी हो हाँ। तो पिज्जा। ठीक है। मैं कह रहा जो मिल जाए। हाँ। खीर या शीर खुरमा?
शीर खुरमा ऑब्वियसली एक मैं बताता चलूँ आपको कि ये एक बहुत पुरानी रवायत है। शीर खुरमा ना हर घर में बन सकता है, ना हर खातून बना सकती है। ठीक है। इसका अपना एक अरोमा है, इसका अपना एक टेस्ट है। हर एक को बनाना नहीं आता। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप बनाती हैं शीर खुरमा? नहीं, मैंने तो नहीं बनाया अभी आपकी तक। अम्मी बनाती? हाँ जी, मेरी अम्मी बनाती हैं और बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा शामी साहब, मुझे ये बताएं कि आपका इनमें से थोड़ा मुश्किल सवाल है, पसंदीदा सहाफ़ी कौन है, कामरान शाहिद या आसमा शराजी? चूज वन। कामरान शाहिद या आसमा शराजी। आपने पूछा सहाफ़ी कौन है जी, इसका मतलब है कि मर्द सहाफ़ी होगा तो कामरान शाहिद। ठीक है, कामरान शाहिद। अच्छा है। नहीं शामी साहब, क्या खातून सहाफ़ी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, लेकिन आपने सहाफ़ी पूछा ना, तो सहाफ़ी खातून भी तो हो सकती है। खातून भैया तो आप फिर आसमा शराजी। ये ठीक है, आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। अच्छा जी, कामरान शाहिद या मंसूर अली खान? नहीं, इन दोनों में से चूज करें। नहीं, कामरान शाहिद साहब से मेरे बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो तो मुझे चाकू मार देंगे अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और मंसूर अली खान से वैसे भी मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ। नहीं तो दोनों में से एक को चूज तो करना पड़ेगा। तो वो कर लिया ना। कामरान शाहिद साहब या नदीम मलिक? नदीम मलिक तो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बड़े बेचारे सॉफ्ट। एक को चूज करना है शामी साहब, एक को तो नाराज करना पड़ेगा। आप चाहती हैं कि लड़ाई हो जाए मेरी सबसे? नहीं, थोड़ा सा तो जब एक को चुन लिया तो फिर उसकी मुवाजना को करती जाती है। उन्हें भी पता है कि हंसी मजाक चल रहा है, नहीं, वो तो ठीक है, होना चाहिए ना कि फिर दो दूसरे आ जाए, फिर तीसरे आ जाए। मतलब कॉम्बिनेशन तो अलग बनाए, एक ही बंदे के साथ फंसा दिया। एक ही बंदे को आप टकरा रही दूसरे बंदों से। नहीं, हम इसमें से एक जो है फाइनल करेंगे कि आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन सा है, तो आप बताएं। मेरे ख्याल से ये सवाल पूछने इससे पहले कि आप इस तरह कॉम्बिनेशन पूछें कि आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है। जी नहीं, अब बहुत से फेवरेट हैं माशाल्लाह। सलीम बुखारी साहब सामने बैठे हैं, अहमद मीर साहब हैं, सोहेल वड़ाइश हैं, तो देखें ना बहुत फेवरेट हैं। ये तो आपने सारों को एक साथ खुश कर दिया, सारे दोस्तों को, अजमल कोई जामी नाराज है। ना हो। हाँ जी, यानी एक से एक बढ़कर माशाल्लाह। ठीक है, बुखारी साहब जरा आप थोड़ी दलेरी दिखाएं। यही मुश्किल मेरी भी होगी, इसलिए कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, और किसी ने अखबारात में एक्सेल किया है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया है, किसी ने अब सोशल मीडिया में किया है। तो मुश्किल है ये फैसला करना कि कौन है, लेकिन ये कि जैसा शामी साहब ने फरमाया, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं मैं कि मैं ये कहूँ कि मेरे फेवरेट मेरे सामने बैठे हुए हैं। इट्स माय, ये तो आप दोनों ने बहुत डिप्लोमेटिक इस सवाल के, हम दोनों एक दूसरे से डरते हैं। और लेकिन एक बात बता दूं, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें डिप्लोमेसी नहीं है। जी ठीक है, प्यार है एक्चुअली सबके लिए, और आज का नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, आप लोगों ने बड़ा सेफ होके जो है वो सारे जवाब दिए हैं, तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स ने देख लिया कि सीनियर्स और जूनियर्स में वाकई फर्क होता है। तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपनी मर्जी के जवाब जो है वो नहीं निकलवा सकते। ब्रेक से वापस आकर यहीं से बात को आगे इस बातों का सिलसिला बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा शामी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जो सवाल करी थी वो गालिबन आपकी फील्ड से भी नहीं थे और आपने बड़ा सेफ तरीके से जवाब दिया है। तो अब मुझे बताएं कि इनमें से एक चूज करें, अखबार, टीवी या मोबाइल? अखबार। ठीक है। एक्सक्लूसिव खबर या ब्रेकिंग न्यूज? एक्सक्लूसिव खबर। एडिटर से डांट या पॉलिटिशियन की नाराजगी? एडिटर से डांट। ठीक है। आज तक का आपका सबसे मुश्किल तरीन इंटरव्यू कौन सा रहा है? मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो है बड़ा दिलचस्प हुआ। वो जनरल फजल हक से मैंने एक इंटरव्यू किया जी, तो वो इंटरव्यू अभी छपा ही नहीं था कि वो उनकी कुछ गिटपिट हो गई। वो उनको टेलीफोन आ रहा है ऐवान सदर से, वो मेरा इंटरव्यू ना छापिएगा। ठीक है, तो वो इंटरव्यू किया कराया ज़ाया हो गया? किया कराया ज़ाया हो गया, छपा तो फिर कुछ कटा के छपा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा यादगार इंटरव्यू? यादगार इंटरव्यू तो कई हुए। अब देखे मैंने एक मौलाना मौदूदी का इंटरव्यू लिया, तो मैं उनके पास गया तो उनका मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जी हमारा तो मैंने पर्चा निकाला है, माहनामा निकाला था कौमी डाइजेस्ट, तो उसके लिए तो इंटरव्यू देना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करें, आप सवालात जो है ना आपके उनके जवाबात खुद लिख लें। वो मौलाना मौदूदी साहब ने कहा? हाँ जी, और ख़ुद लिख लाए, फिर मैं उनको देख लेता हूँ।
मैंने सवाल लिखे, फिर जवाब लिखे उनकी तरफ से, अच्छा, और फिर मैंने उनको दिखाए। उन्होंने एक लफ्ज़ बदला उसमें, मैंने एक निज़ाम मुस्तफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उन्होंने उसे इस्लाम कर दिया। और वो इंटरव्यू जो है, क्या बात है। फिर लिखा, फिर एक और मैं लतीफ़ा सुना। हमारे दोस्त थे अब्दुल करीम आबिद साहब, दोस्त भी थे, यानी सीनियर भी थे, एडिटर भी थे। तो वो मुझे कहने लगे मुझे नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू लेकर दो। अच्छा, तो ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने थे नए नए, उनका इंटरव्यू चाहिए। मेरा ख्याल है उनको पर्चा उस वक्त जसारत था उसके लिए। अब नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू दे, मुझे कहने लगा जी आप दे दें इंटरव्यू। हाँ। तो वो मैंने अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैं, उन्होंने सवाल किए, मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से जवाब दे दिए। ठीक है, तो आपने तो काफी इस तरह से किया कि खुद से सवालों के खुद ही। चौधरी शहजाद हुसैन साहब वज़ीर आज़म बने जब, तो वो हमसे मिलने गए। मेरे बेटे उमर जो थे वो भी मेरे साथ थे, वो एडिटर थे उसे डेली पाकिस्तान का। हमने कहा इंटरव्यू कर लें थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा जी इंटरव्यू कर लें, कुछ अखबार में छप जाएगा। तो कल मैंने कहा ठीक है, मैं खुद ही दे दूंगा जवाब बना के, सवाल जवाब। चौधरी साहब कहने लगे क्यों, आप क्यों दे देंगे, मैं खुद दूंगा। आपको याद नहीं, मैंने, अच्छा होता ऐसा था कि चौधरी साहब नए आए ना सियासत में, तो वो मुझे कहते यार ये सवालों का जवाबदार बना देना, मैं देख लूँगा, बना देता हूँ मैं। एक दिन मैंने कहा भाई खुद भी हिम्मत करें, अपने जवाब आप दिया करें। उन्होंने कहा आपने मुझे ये कहा था ना। उस दिन के बाद से मैं हमेशा अपना इंटरव्यू खुद देता हूँ और खुद जवाब देता हूँ। खबरदार आपने मेरी तरफ से कोई बात की तो। ठीक हो गया शामी साहब। अच्छा बुखारी साहब, क्विकली जरा बताइएगा, अखबार, टीवी या मोबाइल? अखबार। ठीक है, एक्सक्लूसिव खबर या ब्रेकिंग न्यूज? एक्सक्लूसिव खबर। एडिटर से डांट या पॉलिटिशियन की नाराजगी? इट्स एन ऑनर टू बी, मतलब है कि एडिटर जो है आपको डांटे जी, इससे आपकी इस्लाह भी होती है और आप सीखते भी। बिल्कुल। बुखारी साहब, आज तक का आपका सबसे मुश्किल और सबसे यादगार इंटरव्यू कौन सा रहा है? मेरा यादगार भी इंटरव्यू और अच्छे वाला भी इंटरव्यू। वो कहते हैं कि अपनी तारीफ़ें शरीफें करने का तो रवाज है ही, अपनी खामियां नहीं बताता कोई भी। तो मैं आपको दो ऐसे इंटरव्यू बता रहा हूँ जहाँ मेरी सारी सहाफ़त जो है वो ज़मीन बोस हो गई थी। एक रियाज सर अरफात साहब मास्को जा रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुके, आपको याद होगा ज़िया-उल-हक साहब के दौर में। तो कदूमी साहब होते थे एम्बेसडर क़याम फ़लस्तीन के। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये इंटरव्यू मिल जाए, मैं मुस्लिम में था तब। उसने कहा मेरा काम है आपको उसके सामने खड़ा कर देना, इंटरव्यू देगा या नहीं देगा, या आप लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपका काम। ही डिड एग्जैक्टली दैट। ज़िया-उल-हक के साथ बैठे थे, पौने घंटे का टोटल स्टे था, उसमें से वो उठा लाए उनको। तो मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा अरफात साहब ज़रा बताइए फ़लस्तीन की कॉज क्या है? तो उन्होंने कहा अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं। चला गया। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, बिल्कुल दूसरा जो जी जी ऐसे ही हैं याद, जी जी बिल्कुल। हम गए इमाम खुमैनी का इंटरव्यू करने के लिए, याद होगा शामी साहब, चंद लोगों को मस्जिद जमरान में जाने की इजाज़त मिली थी। तो वो आके चिटाई पे बैठ गए सामने। क्या वो यानी गरज थी उस मासूम आदमी की। तो हम 5 छोटे से मकान में रहते, उजरे से निकले ना, वो थोड़ा ऊपर था, फिर नीचे 3 सीढ़ियाँ आके बैठ गए। तो अब उन्होंने जेस्चर से कहा, पहले चूँकि मैं बैठा हुआ था तो मेरी तरफ देखा, शामी साहब मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि दर पे पहुँचा तो वो सदा भूल गया। मेरी सारी जर्नलिज्म अगर क्योंकि मैं बैठा हूँ चुप करके, वो देख रहे हैं। अल्टीमेटली एक ख़ास इंतज़ार के बाद फिर उन्होंने अगले से कहा, मगर अज़मत देखिए उनकी, ही केम बैक टू मी। उनको ये एहसास हो गया कि अब इसकी झिझक निकल गई होगी जी। तो मैंने वो इंटरव्यू किया उनका। बिल्कुल बुखारी साहब, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों के उनके वाक़यात सुन के, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो है हमें ऑब्वियसली इसको वाइंड अप करना पड़ रहा है। तो प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म, और बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप आए, आपने टाइम दिया इतने ज़्यादा अपने हेक्टिक स्केड्यूल से। बहुत शुक्रिया सर आपका, और बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद के दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सारे व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक।